हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलों। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसमें सुधार कर लेना ही प्रगति है। आज दिन तक अपना पढ़ाई में लेवल क्या था, क्या स्कोर बन रहा था, यह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कल के दरमियान में आज कितना परिवर्तन किया, यह सफलता का सूत्र है। क्योंकि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उन समस्याओं का डटकर मुकाबला करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। तो साथियों, ले चलते हैं अपन आज के सेशन के पहला क्वेश्चन आपके सामने। बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन, बड़े इजी है कुछ क्वेश्चन, कुछ टफ भी है आपके सामने, तो देखिएगा। और आपको जो भी डाउट हो वो हमेशा पूछते रहिएगा ताकि आपके डाउट का समाधान किया जा सके। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाई जाती है इस्पात से, नरम लोहे से, चांदी से या तांबे से। तो भाई अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? इस्पात की मैं बात करूं तो इस्पात लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है। लोहा प्लस कार्बन का यदि आपको मिश्र धातु पूछे तो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु इस्पात है। अस्थायी जो चुंबक है वो नरम लोहे की बनाई जाती है। यदि मैं बात करूं लोहे के अयस्क यदि पूछे, लोहे के अयस्क कौन कौन से है? लोहे के अयस्क यदि आपको पूछे तो लोहे के अयस्क है हेमेटाइट वो मैग्नेटाइट यदि आपको पूछे किसके अयस्क है तो दोनों लोहे के अयस्क है। और लोहा एल्यूमिनियम जो अपना हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर भी लोहा पाया जाता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बात आ रही है हृदय, तो हृदय का सीधा क्वेश्चन आएगा, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात, हृदय 1 मिनट के अंदर प्रति मिनट हृदय की धड़कन क्या होती है? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 72 बार, 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताता हूं कि जो रक्त की मात्रा होती है शरीर के अंदर, रक्त की मात्रा, शरीर के अंदर रक्त की मात्रा शरीर के वजन के, शरीर के अंदर रक्त की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। शरीर में रक्त की जो मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र का नाम है स्टेथोस्कोप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी, गैलीलियो, जे.एल. वेडर, लुई ब्रेल। जी मार्कोनी की मैं बात करूं तो रेडियो के आविष्कारक, जी मार्कोनी की यदि बात की जाए तो रेडियो के आविष्कारक, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो मार्कोनी है। गैलीलियो की बात करें तो दूरदर्शी, गैलीलियो की यदि मैं बात करूं गैलीलियो तो गैलीलियो दूरदर्शी का, गैलीलियो की यदि बात की जाए तो दूरदर्शी के खोजकर्ता आविष्कारक यदि पूछे दूरदर्शी के आविष्कारक कौन है तो दूरदर्शी के आविष्कारक गैलीलियो है। और टेलीविजन के यदि आविष्कार पूछे तो जे.एल. बेरिड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा की मैं बात करूं तो वो क्षारीय पदार्थों का जो पीएच मान होगा वो क्षारीय पदार्थों का जो पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा। 7 से कम की बात करूं तो अम्लीय पदार्थों का यदि आपको पीएच मान पूछे तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 होगा। और उदासीन जल हो चाहे कोई भी उदासीन पदार्थ का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। और यदि बात करूं मैं पीएच स्केल के आविष्कारक, पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है? पीएच स्केल के आविष्कारक यदि आपको पूछे पीएच स्केल के आविष्कारक तो है सोरेनसर। कौन है? सोरेनसर। पीएच स्केल के आविष्कारक सोरेनसर है और पीएच स्केल का उपयोग
अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल बनता है? खट्टे दूध के अंदर कौन सा अम्ल बनता है? एसिटिक, टार्ट्रिक, ब्यूटेरिक या लैक्टिक? एसिटिक की मैं बात करूं तो एसिटिक सिरका तथा अचार। सिरका तथा अचार के अंदर यदि आपको अम्ल पूछे तो वो एसिटिक है। टार्ट्रिक की मैं बात करूं तो इमली व अंगूर, इमली व अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली व अंगूर में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल की मैं बात करूं तो मक्खन में, मक्खन में कौन सा बासी मक्खन होता है उसके अंदर ब्यूटेरिक। और दूध तथा दही में यदि यानी खट्टे दूध में या दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। दूसरी बात मैं करूं दूध को दही में, दूध को दही में बदलने के लिए जिस जो जीवाणु बदलता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जीवाणु की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। और दूध का दही में बदलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में बदलना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से यौगिक क्षारीय है, यानी कौन सा यौगिक निम्न में से क्षारीय है ये पूछ रहा है। कौन सा यौगिक निम्न में से क्षारीय है? नमक, कास्टिक सोडा, नमक का अम्ल या इनमें से कोई नहीं? नमक कहो या साधारण नमक जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडे की मैं बात करूं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक का अम्ल की मैं बात करूं तो नमक का अम्ल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को H2HO4, H2HO4। अब अपनी बात है निम्न में से क्षारीय है। नमक की मैं बात करूं तो नमक तो उदासीन है। नमक कैसा होता है? लवणीय है, उदासीन है, लवण पदार्थ है, यानी नमक तो कैसा है? उदासीन है। और नमक का अम्ल, अम्ल से नाम पता चल रहा है कैसा है? अम्लीय है। इसलिए जो कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, यह एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है, यौगिक, तत्व, मिश्रण, विद्युत अपघटन। अब देखो यौगिक होता क्या है? जिनमें तत्वों का अनुपात समान हो, यानी जो तत्वों का अनुपात निश्चित हो, जिसमें तत्वों का अनुपात क्या हो? निश्चित हो। जिनमें तत्वों का अनुपात निश्चित हो वो यौगिक कहलाता है। और जिनमें तत्वों या यौगिकों का, तत्वों या फिर किसका? यौगिकों का अनुपात अनिश्चित हो, तत्वों या यौगिकों का जो अनुपात है वो अनिश्चित हो तो क्या कहलाएगा? तो मिश्रण कहलाएगा। अब अपना क्वेश्चन है वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। मिश्रण के उदाहरण यदि आपको पूछे एग्जाम में आने लायक मैं बता रहा हूं, जैसे वायु है, वायु के अलावा जैसे बारूद है, बारूद दूसरा शब्द प्रयोग में आ सकता है विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ कहे, या सीमेंट है, सीमेंट भी बात करें तो सीमेंट भी एक प्रकार का मिश्रण है। यौगिक की मैं बात करूं जैसे जल, क्योंकि जिनका रासायनिक फॉर्मूला बनता है, जिनके अंदर तत्व, जैसे जल की मैं बात करूं जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा, वही हमेशा जल कहलाएगा। तो यौगिक वायु एक प्रकार का मिश्रण है। जैसे चाय की मैं बात करूं, बनी हुई चाय एक प्रकार का मिश्रण है, कितनी शक्कर डाली, कितनी चाय डाली, कोई अनिश्चित, यानी ये मिश्रण का उदाहरण है। जल पूछे तो एक प्रकार का यौगिक का उदाहरण है। जिनके भी रासायनिक फॉर्मूले है वो सारे यौगिक है। क्षारीय विलयन का पीएच होगा, क्षारीय विलयन अभी ऐसा ही क्वेश्चन पहले आया था, तो 7 से कम होगा वो तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से कम वाला अम्लीय और 7 से अधिक वाला क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? एसिटिक की अभी बात हुई, सिरका और अचार, सिरका और अचार के अंदर एसिटिक पाया जाता है। साइट्रिक की मैं बात करूं तो संतरा, नींबू, नारंगी, संतरा, नींबू, नारंगी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक पाया जाता है। बेंजोइक की मैं बात करूं तो घास में, यदि पूछे घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बेंजोइक पाया जाता है। और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र के अंदर यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया करती है।
चूने के पानी को दूधिया कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? CO2, O2, N2, O3। CO2 की मैं बात करूं तो CO2 का पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 किसको कहते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 की मैं बात करूं यानी ऑक्सीजन, ये इनका मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, ऑक्सीजन। N2 की मैं बात करूं तो N2 नाइट्रोजन, N2 क्या है? नाइट्रोजन है। और O3 की मैं बात करूं तो O3 ओजोन, O3 ओजोन। अब अपनी बात है कि निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस यदि आपको पूछे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा आग बुझाने में यदि सहायक पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और आग जलाने में यदि पूछे, आग जलाने में कौन सहायक है, दहन की प्रक्रिया में कौन सहायक है, तो ऑक्सीजन। और आग को नियंत्रित करने में कौन सहायक है? आग को नियंत्रित करने में, तो आग को नियंत्रित करने में नाइट्रोजन सहायक है। इसके अलावा ओजोन की मैं बात करूं, ओजोन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ओजोन का मापन, ओजोन की गहराई का मापन किस में किया जाता है? ओजोन की गहराई का मापन डॉब्सन में किया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3 है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यदि पैराबैंगनी किरणें सीधी आ जाती तो कैंसर तथा त्वचा जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसके अलावा ओजोन के अंदर छेद यदि पूछे, ओजोन में छिद्र की खोज किसने की? ओजोन के अंदर छिद्र की खोज, अच्छा क्वेश्चन है, ओजोन में छिद्र की खोज किसने की? तो ओजोन में छिद्र की खोज करने वाले हैं फॉरमैन। कौन है? फॉरमैन। जब छिद्र हो गया, ओजोन में छिद्र का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है CFC, जिसको फ्रियोन गैस कहते हैं। फ्रियोन गैस की अधिकता के कारण ओजोन के अंदर क्या हो रहा है? छेद। अगली बात आई, जब ओजोन में छेद हो गया तो इससे रिलेटिव प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दोगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ जिसका संबंध ओजोन संरक्षण से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्न में से किस ताप पर उबलने लगता है? वैसे सामान्यतः धरातल की मैं बात करूं तो 100 डिग्री पर। सामान्यतः पानी कब उबलने प्रारंभ करता है? सामान्यतः पानी का उबलना कब प्रारंभ होता है? सामान्यतः पानी का उबलना कब प्रारंभ होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, सामान्यतः 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई में जाते हैं तो हमेशा दाब बढ़ता है, यानी ताप तो क्या होता है? ताप बढ़ता है तथा दाब घटता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही क्या हो जाएगा? उबलना प्रारंभ कर देगा। ऊंचाई में जाने पर कम तापमान में भी, यानी क्योंकि वहां ताप बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, पानी का वाष्प में रूपांतरण होना। अब देखो, कई बार बता चुका हूं मैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या है? पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी बदली हुई वस्तु पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जिस परिवर्तन में वस्तु बदलने के बाद पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित यानी बदली जा सकती है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो कोयले का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना सारे के सारे रासायनिक है। लेकिन पानी का वाष्प में बदलना, जब पानी बर्फ है, बर्फ को गर्म किया तो पानी बना, और जब पानी को गर्म किया तो भाप बनी, ऊपर जब ढक्कन लगाया वही भाप जल वाष्प के रूप में जमना प्रारंभ हो गई, पुनः पानी के रूप में आ गई, यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन अपना है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पानी का वाष्प में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। वर्तमान में पदार्थ की वैसे 5 अवस्था खोज दी गई है, ठोस, तरल, प्लाज्मा, गैस। और अगली अवस्था की मैं बात करूं, 5वीं अवस्था की, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं BEC,
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं हैं। तो चतुर्थ अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। यदि आपको पूछे प्लाज्मा के खोजकर्ता कौन है, प्लाज्मा के खोजकर्ता पूछे तो विलियम क्रुक्स है। कौन है? प्लाज्मा के खोजकर्ता विलियम क्रुक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ की वर्तमान में मुख्य रूप से पदार्थ की 4 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 5 अवस्थाएं मानी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थों का घनत्व गर्म करने पर, तरल पदार्थों का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, दबाव के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। जब तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है तो घनत्व हमेशा कम हो जाता है, घट जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो राइट रहेगा वो रहेगा ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, निम्न में से कौन सबसे कम ऊर्जावान है? द्रव, ठोस, प्लाज्मा, गैस। यानी सबसे कम ऊर्जावान कौन है? यदि मैं बात करूं ठोस, द्रव, गैस, यदि बात की जाए अपने, चलिएगा एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यदि मैं बात करूं किसके बारे में, यानी एक मैंने लिखा ठोस, ठोस के बाद यदि मैं बात करूं द्रव, और द्रव के अलावा यदि बात की जाए गैस। अब देखो इन तीनों को आप समझिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत कुछ बन सकते हैं। देखिएगा कई आधारों पे मैं आपके सामने डिस्कस करूं। सबसे पहला मैं बात करूं आकार के आधार पर, दूसरी मैं बात करूं आयतन के आधार पर, तीसरी मैं बात करूं विसरण के आधार पर, चौथी मैं बात करूं संपीड़ितता के आधार पर, पांचवी मैं बात करूं आकर्षक बल के आधार पर, छठी यदि बात की जाए तो ऊर्जा के आधार पर। अब अपन पता करते हैं इन सभी, यदि इन तथ्यों को आप पढ़ लोगे कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखिए ठोस की मैं बात करूं तो ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैसों का भी आकार अनिश्चित होता है। चलिएगा ठीक है। अगली बात आई आयतन। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का भी आयतन यानी मात्रा तो इनकी भी निश्चित होती है, लेकिन आकार बर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि गैसों का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। विसरण की बात करूं तो विसरण इन सबसे न्यूनतम, इन तीनों में विसरण का मतलब होता है फैलाव, सबसे न्यूनतम ठोसों में होता है, जबकि ये तो मध्यम है। और सर्वाधिक किसमें होता है? विसरण का गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो विसरण का गुण सर्वाधिक गैसों में पाया जाता है। संपीड़ितता का मतलब होता है दबाने का गुण, तो दबाने का गुण भी सबसे कम किसमें होता है? तो सबसे कम ठोसों में, इसमें तो मध्यम। और सर्वाधिक किसके अंदर होता है? तो सर्वाधिक संपीड़ितता का गुण भी गैसों के अंदर होता है। आकर्षक बल की बात है, इनके ठोसों के कण बहुत पास पास में होते हैं, यानी आकर्षण बल सर्वाधिक यदि आपको पूछे आकर्षण बल सर्वाधिक किसमें होता है? तो ठोसों में, और इनमें तो मध्य। और न्यूनतम किसमें होता है? तो गैसों में आकर्षक बल न्यूनतम होता है। यदि मैं बात करूं ऊर्जा, तो ऊर्जा सबसे न्यूनतम किसमें होती है? न्यूनतम इसमें होती है, ये मध्यम है। और सर्वाधिक किसमें होती है? तो सर्वाधिक गैसों के अंदर होती है। यह है आपके सामने तीनों अवस्थाओं की यदि मैं बात करूं तो ये तीनों अवस्थाएं आपके सामने हैं। तीनों का जो प्रमुख अंतर है ये आपके सामने है। इस दृष्टिकोण से, इस एंगल से कोई भी क्वेश्चन बने, सर्वाधिक संपीड़ितता किसकी, सर्वाधिक विसरण किसका, आयतन किसका, आकार, आयतन, आकर्षक बल, ऊर्जा। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सबसे कम ऊर्जावान है? तो सबसे कम ऊर्जावान की मैं बात करूं तो सबसे कम ऊर्जावान की यदि बात की जाए तो ठोस है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। सबसे कम ऊर्जावान की बात की जाए तो ठोस है। ये थे अपने साइंस के 15 क्वेश्चन। आगे सर आपको जीके पढ़ाकर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलेगा, तो हम बात करते हैं अपने जीके के इस महत्वपूर्ण पोर्शन को, ठीक है ना। चलेगा, हम अपने प्रैक्टिस शीट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आगरा। आगरा शहर की संस्थापक किसे माना जाता है? जो आगरा शहर है उस शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं शाहजहां। शाहजहां ने कौन सा शहर बसाया है, कौन सा किला बसाया है, कौन सी चीज बसाई है? तो क्या है? ताजमहल। क्या बसाया है? ताजमहल।
कहां पर है? आगरा में। कहां पर है? आगरा में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार क्या बनाई है? कुतुब मीनार बनाई है। ठीक है। और बात करें, लिख दो 2.5 दिन का झोपड़ा। लिख दो 2.5 दिन का, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। अकबर ने पंचमहल बनाया है। क्या बनाया है? पंचमहल बनाया है। तो ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल बात करते हैं, आगरा शहर किसने बसाया है? सिकंदर लोदी ने बसाया है, जो लोदी वंश का यह था, एक प्रमुख शासक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपसे सीधा क्वेश्चन है कि लिख दो नीति आयोग से, नीति आयोग से योजना आयोग कब बना? योजना आयोग कब बना? कब बना? ठीक है ना। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन है भैया? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। फिर बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। ओम बिड़ला। फिर है जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति। जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगाड़िया। अरविंद पनगाड़िया थे। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगाड़िया थे। चलेगा। सुमन चलेगा। सुमन मैत्री वर्तमान में है। चलो नेक्स्ट फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? संतोष यादव। लिख दो एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला। प्रथम अंतरिक्ष भारतीय महिला यात्री। फिर बचेंद्री पाल। लिख दो याद रखना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, 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 एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये जो प्रथम महिला थी ये कौन थी भैया? ये। फिर बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। लिख दो नासा से अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी भारतीय महिला, नासा से अंतरिक्ष जाने वाली दूसरी भारतीय महिला। तो हमारा आंसर क्या? भारतीय मूल की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। चलो नेक्स्ट ये चीजें याद रखना, अंतरिक्ष यात्री जितने भी है उन चीजों को याद रखना जरूरी है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? लिख दो स्थापना कब होती है? 1885 एलन ऑक्टोबर ह्यूम। फिर बात करते हैं स्थापना कहां पर होती है? बंबई। कहां पर होती है? मुंबई। ठीक है ना। तो पहला ये मुंबई में। फिर सूरत में 1907 में इसका क्या होता है? विभाजन होता है। किसके समय? करजन के समय, लॉर्ड करजन के समय में। ठीक है। फिर पहली महिला अध्यक्ष
एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। नेक्स्ट 20, महावीर स्वामी ने अपना पहला वर्षा काल कहां पर बिताया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला वर्षा काल कहां पर बिताया था? अस्तिका ग्राम में। कहां पर बिताया था? अस्तिका ग्राम में। महावीर स्वामी लिख दो, ज्ञान प्राप्ति, रिजु, रिजु पालिका, या फिर उज्जबालिया नदी, या उज्जबालिका नदी, ठीक है ना। फिर बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान, क्या नाम था? वर्धमान। फिर बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। अस्तिका ग्राम, श्रावस्ती, कौशला, ऋषिपत्तनम, ये चीजें याद रखना। फिर और बात करते हैं सिद्धार्थ, ये जो सॉरी वर्धमान है, वर्धमान के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। लिख दो, पिता कौन थे? सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ। इसकी पुत्री, ये महत्वपूर्ण है, इसकी पुत्री कौन थी भैया? इसकी पुत्री कौन थी? याद रखना, अनुज्जा, अनुज्जा या प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। फिर बात करते हैं इसके दामाद, दामाद कौन थे? जमाली, प्रथम शिष्य था, यही प्रथम शिष्य था, प्रथम शिष्य था, ठीक है ना। चलो ये होगी महावीर स्वामी की बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, केरल से संबंधित कौन सा नाटक है? केरल से संबंधित कौन सा नाटक है? ये नाटक अपने को याद रखने हैं, नाटक से क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलो कथक कहाँ का भैया? यूपी का है, ठीक है। गरबा गुजरात का, आपने सुना होगा, इस प्रकार से खेलते हैं वो, इस प्रकार से करते हैं ना, वो क्या है? गरबा है। फिर घूमर, घूमर राजस्थान, राजस्थान में घूमर है ना, जिस प्रकार से वो घाघरा किस प्रकार से घूमता है, गोल गोल चक्री की तरह, वो। फिर कथकली कहाँ का है? केरल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल की बातें करें, केरल की बातें करें, हरियाणा। लिख दो, सबसे कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात। बिहार, कम साक्षरता, कम साक्षरता। लिख दो, सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या। फिर लिख दो, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? राजस्थान। तो लिंगानुपात किसमें? केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। चलो नेक्स्ट 23, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ये चीजें ध्यान रखना, नदी पूछी जाती है, नदी और नदी के किनारे शहर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। मंदाकिनी केदारनाथ, केदारनाथ। अलकनंदा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यमुना, यमुना के किनारे शहर सबसे शानदार है, सबसे शानदार है कौन सा है? दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारी क्या है? राजधानी है, दिल्ली राजधानी है। तो क्या हो गया? सरयू आंसर है, हो गया। चलो नेक्स्ट 24, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। क्या कहते हैं? आयरन लेडी, आयरन लेडी, ठीक है ना, आयरन लेडी। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, शांतिनाथ और राजघाट। राजघाट क्या है? महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? राजघाट कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो क्या कहलाती है? राजघाट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री, ये ठीक है ना, लिख देना पूरा। एक काम करो, एक काम करो, ये घाट और व्यक्ति, ये चीज मैं अगली क्लास के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट, इसका हो गया राजघाट, आंसर क्या है? राजघाट। चलो नेक्स्ट 25,
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? चलेगा, नेहरू और शास्त्री। ना ये लिखना चाहो तो लिख दो, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चलो, लॉर्ड माउंटबेटन लिख दो, लिख दो। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, ये लिख दो, शानदार चीज है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। फिर भारत के अंतिम वायसराय, राजगोपालाचार्य की बात करें, लिख दो, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है, ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन लिख दो, इसके समय कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है ना। रमेश चंद्र लिख दो, कोलकाता न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो हमारा आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। चलो नेक्स्ट, 26 गलत कथन है, छाटिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1920, ये भी सही है, लेकिन दांडी यात्रा 1920 नहीं होगी, क्या है, 1930 है, 1930 है, तो गलत कथन छाड़ना है, ऑप्शन नंबर है डी राइट। चलो नेक्स्ट, 27 जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य के अंदर स्थित है? हमें वो राज्यों के नाम लिखने हैं, हमें उन राज्यों के नाम लिखने हैं। चलो, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर सबसे महत्वपूर्ण है ना। जोजिला दर्रा कहाँ है भैया? जम्मू कश्मीर है, लिख दो। सर्वाधिक विदेशी आए हैं, लिख दो, सर्वाधिक विदेशी आए हैं, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणकारी इसी से आए हैं। और सिक्किम के अंदर कौन सा है? सिक्किम के अंदर कौन सा है भैया? याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है कि सिक्किम के अंदर कौन सा दर्रा है, उस दर्रों का नाम याद रखना। नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। फिर बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये चीजें याद रखनी है। रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश, लिख दो, रोहतांग दर्रा। तो मैं अगली क्लास के अंदर आपको दर्रे भी करा दूंगा, ठीक है ना, दर्रे भी आपको करवा दूंगा साथ ही साथ में, ठीक है ना। चलो, जम्मू कश्मीर में अगला क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 368 में क्या है? याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास में है। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास में है, संसद के पास में है। ये बात किसमें उल्लेख है? 368 में। 360, 153 राज्यपाल का उल्लेख करती है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किस महान व्यक्तित्व ने किया था? कानपुर से नाना साहब, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, बहादुर सिंह दिल्ली, लक्ष्मीबाई झांसी। शुरुआत कहां से होती है? मेरठ से। कब होती है? 10 मई 1857। पूछ ले किन्होंने की है? सिपाहियों ने। किसने की है? किन्होंने की है? सिपाहियों ने की है, ठीक है ना। पहला शहीद कौन था? नाम लिख दो, मंगल पांडे। कब होती है? 8 अप्रैल को, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
बिहार से भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन 30 है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की हमें उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीजों की हम जानकारी लेते हैं। चलो अलग अलग करते हैं, यहां से लिख दो सिंधु घाटी और महात्मा बुद्ध। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। पहला क्वेश्चन लिख दो, इसके उपनाम लिख दो, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, प्राग ऐतिहासिक कांस्य युगीन, कांस्य युगीन है सभ्यता कहते हैं। फिर है खोज 1921 में हड़प्पा की किसने की है, दयाराम साहनी। 1922 मोहनजोदड़ो लिख दो, R.D. बनर्जी, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, लिख दो रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। बात करते हैं 1953, कौन सा, कालीबंगा। कौन है, अमलानंद घोष। कालीबंगा की नदी कौन सी है, घग्गर। कौन सी है, घग्गर। जूते खेत के साक्ष्य है, जूते खेत के साक्ष्य। फिर मोहनजोदड़ो रेगिस्तान का बाग कहते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जाने, लिख तो 1299 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख। उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1400। पूर्व से पश्चिम में 1600। उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम। किन देशों में फैली है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 स्थल है, शोरतुई और मुंडीघाट। चलो बात किनकी करते हैं, महावीर स्वामी की। जन्म याद रखना, जन्म कब होता है भाई, 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में जन्म। 563 ईसा पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल। पिता शुद्धोदन, माता महामाया। लालन पालन महा प्रजापति गौतमी बाई। लिख दो, ज्ञान प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे, याद रखना। और लिख दो वस्त्र त्याग। 2 चीजें अनोमा नदी, ज्ञान निरंजनैया पुन नदी। फिर बात करते हैं पत्नी कौन थी भैया, यशोधरा। पुत्र कौन था, राहुल। फिर बात करते हैं प्रिय शिष्य, प्रिय आनंद। प्रधान शिष्य, प्रधान उपाली, ठीक है ना, चलेगा। फिर बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने मां प्रजापति गौतमी है ना, लिख दो, संघ में शामिल प्रथम महिला। संघ में शामिल प्रथम महिला, ठीक है ना, चलेगा। सारथी, कंतक, घोड़ा, छंदक, ठीक है ना। ये महात्मा बुद्ध की कुछ नॉर्मल जानकारी है। चलो, वस्त्र त्याग, पत्नी, पुत्र, प्रिय, प्रधान। चलो ओके, चलो नेक्स्ट।
चलो ये अब मैथ का सवाल आ गया है, तो मैथ के सवाल आपको कराएंगे हमारे KR जानी सर, तो चलिएगा मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में तथा 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? कुल विद्यार्थियों की मैं बात करूं, कुल 100 विद्यार्थी है। कम से कम एक या अधिक विषय के अंदर पास फेल कितने हैं? कम से कम एक या अधिक विषय में यानी पास कितने हो रखे? कम से कम एक या एक से अधिक में। कुल 100 है, 100 में से तो 5 फेल हो गए, तो कम से कम एक विषय में या दोनों विषयों में विद्यार्थी कितने पास हो रखे हैं? 95। अब क्या कह रहा है कि यानी गणित और अंग्रेजी दोनों के अंदर, गणित के अंदर 50 विद्यार्थी पास हुए तथा अंग्रेजी के अंदर 70 विद्यार्थी पास हुए, 120 विद्यार्थी। जबकि कम से कम एक सब्जेक्ट में यानी कम से कम एक या दो सब्जेक्ट के अंदर 95 विद्यार्थी पास हो चुके हैं, और दोनों के अंदर तो अपने को पता करना है दोनों के अंदर पास विद्यार्थी, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 120 माइनस 95 बराबर 25। अब इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुल विद्यार्थी 100 है, 100 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो चुके हैं, तो कम से कम एक विषय में या दोनों विषय में कम से कम 95 विद्यार्थी पास है। कुल कितने विद्यार्थी पास है? 95। अंग्रेजी और गणित दोनों की बात करें तो 120 विद्यार्थी पास हो गए। इसका मतलब 120 माइनस 95 तो शेष कितने बच गए? 25। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपए में बेचा हो। 20% लाभ कमाने के लिए वो माल कितने में बेचेगा? यानी मानो 100 रुपए की वस्तु थी, 10% वो हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है, और 90% में बेचने पर उसको क्या प्राप्त हो रहा है? 153 रुपए। अब वो 20% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब वो 120% में बेचना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? यानी 153 जो 90% के बराबर है, तो 120% का मान कितना होगा? यही तो अपन को बताना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें 4 बार और इसमें 3 बार, 3 का भाग दोगे तो 15 में 5 बार और 3 में 1 बार। 51 इंटू 4 करोगे, 4 और 20 यानी 204 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 540 रुपए की एक धनराशि 540 रुपए की एक धनराशि पर 4.5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 81 रुपए ब्याज होगा? यानी क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है 540, दर दे रखी है 4.5% वार्षिक, और समय ज्ञात करना है कितने समय में, और ब्याज दे रखा है कितना? 81। तो अपने पास फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बराबर ब्याज। तो रख दीजिएगा 540 इंटू 4.5 इंटू टी बटे 100, और इस पॉइंट को हटाया तो 10 और बराबर कितना आ गया? बराबर 81 आ गया। तो अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 का भाग दीजिएगा 45 में 9 बार और 100 में 20 बार, 2 का भाग दिया तो 27 और कितना आ गया? 10। यानी क्या आ गया अपने पास? हल करेंगे जब अपन, यानी t बराबर 81, 10 नीचे ऊपर चले गए और 27 इंटू 9 कहां गए? नीचे। 9 का भाग 9 बार और 9 का भाग 3 बार, यानी 10/3 वर्ष। 10/3 वर्ष इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन यूं लिखा है कि
280 मीटर लंबी ट्रेन 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी बिंदु को पार करती है तो केवल दूरी ट्रेन की मानी जाती है, और जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है तो कुल दूरी उस ट्रेन और जिसको पार कर रही है उन दोनों की होती है। तो अपने सामने दूरी दे रखी है और क्या कह रहा है, यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी आप देखोगे तो मीटर में, इसको मीटर में बदल दीजिए। मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। अब देखिए अब क्या करना है अपन को, दूरी बटा जब चाल करेंगे तो किसका मान आएगा, तो समय का मान आएगा। तो दूरी कितनी है अपने पास, 280 है, दूरी बटा 63 इंटू 5, जो ऊपर है वो तो कहां चले गए, नीचे, 63 इंटू 5, और 18 जो नीचे थे वो कहां चले गए, ऊपर। समझ में आ गई होगी बात, यानी 5 इंटू 18 नीचे, 63 इंटू 5 नीचे आ गई और 18 जो नीचे था वो ऊपर चला गया। अब देखिएगा 5 का भाग इसके अंदर दोगे, 28 में गया 5 बार, शेष बचे 3, 30 में गया 6 बार। फिर 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग देने पर, जब 7 का भाग दोगे तो 8 बार, और 8 नंबर कितने आ गए, 7 नंबर कितने आ गए, 63। अब 9 का भाग इसमें कितनी बार, 2, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 16 सेकेंड इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, x का मान ज्ञात करो। यदि x प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 माइनस 7 माइनस 4 ऊपर बार है कोष्टक और बराबर 3 दे रखा है, यानी इसके अंदर जो बोर्ड नियम लगेगा v बोर्ड मास के नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यानी x प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस मझला कोष्टक 3 प्लस 6 छोटा कोष्टक माइनस 4 ऊपर इसके बार छोटा मझला बड़ा और बराबर दे रखा है 3। सबसे पहले इसको हल करोगे, 7 में से 4 गया शेष बचा 3, 6 में से 3 गया शेष बचा 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, यानी x प्लस ये बड़ा कोष्टक 9 माइनस 6 और बराबर कितना दे रखा है 3, x प्लस 3 बराबर 3। x का मान निकालोगे, 3 में से 3 गया तो x का मान कितना आ गया 0, x का मान कितना आ गया 0, x का मान 0। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या होती है, देखिए वर्त, ये है अपना वर्त। अब ये इस वर्त का केंद्र है। जीवा किसको बोलते हैं, दोनों तरफ परिधि को टच करने वाली हर एक रेखा जीवा, ये सारी की सारी जो मैंने आपके सामने खींची है वो जीवा है। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो केंद्र से होते हुए गुजरेगी। तो क्या होगी, वो त्रिज्या के बराबर होगी, त्रिज्या की आधी होगी, या त्रिज्या की दुगुनी होगी, या त्रिज्या से कोई संबंध नहीं है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास होगा, सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास होगा। और व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है। तो ये जीवा त्रिज्या की क्या होगी, दुगुनी होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मसब ज्ञात करना है। 37वां क्वेश्चन आपके सामने है 1.7। अब देखो इनको आप भिन्नों में बदल लीजिएगा, 175/100, अगला बन गया 56/10 और अगला बन गया 7/1। कैंसिल होता है तो कर दीजिए, 25 का भाग दोगे, 25 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 7/4, और इसके अंदर जब आप भाग लगाओगे किसका, इसके अंदर जब भाग लगाओगे आप 2 का तो क्या आ गया 28/5 और 7/1। अब ये भिन्न है, भिन्नों का मसब, यानी अब इनका मसब लेना है। भिन्नों का मसब का फॉर्मूला क्या होता है, भिन्नों का यदि एचसीएफ लेना है, मसब लेना है तो क्या करना है, अंशों का जो अंश है अंश का एचसीएफ तथा हरों का एलसीएम। तो देखिए क्या करेंगे, 7, 28 और 7 का तो क्या लेना है एचसीएफ, तो कितना आएगा 7, हरों का एलसीएम 4 और 5 का कितना आएगा 20, यानी 7/20। अब इसके अंदर आप भाग लगाओगे, ये टूट गया 70 के अंदर मैं बात करूं तो कितनी बार भाग जाएगा, 70 में 3 बार, 10, 100 हो गए, यानी 0.35 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। देखिए बड़ा शानदार और बड़ा लेजेंड क्वेश्चन आपके सामने है।
सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको भिन्न में बदला, काट के छोटा रूप बनाया। भिन्नों का जब एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो क्या लेना होता है, जो ज्ञात करना होता है वो हमेशा अंशों का लेना है। एचसीएफ ज्ञात करना तो अंश का एचसीएफ लो, पीछे बचा यानी हर का एलसीएम। यदि एलसीएम ज्ञात करना होता तो अंशों का एलसीएम ले लेते और हरों का क्या लेते, एचसीएफ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1925 रुपए है और उस पर 4% की छूट दी जाती है, तो छूट की राशि कितनी होगी। यानी वस्तु के ऊपर 4% की छूट दी जा रही है, वस्तु के ऊपर 4% की, 1925 पे 4% की यदि छूट की मैं बात करूं तो 4 का भाग 25 बार गया और 25 का भाग आप देखोगे 180 में, यानी 180 नहीं आएगा, 25 का भाग 7 बार जाएगा तो 175 आएगा, 7 बार, शेष बचे 17, 17 बचे 175, 175 में पुनः कितनी बार गया, 7 बार। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 77 रहेगा। क्या रहेगा, 77 रहेगा। ये इससे कट गया 77 बार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, जब देखो कोई राशि 2 बार आए, जैसे देखिए इसमें भी बी आया है और इसमें भी बी आया है, जब पुनरावर्ती हो तो इसको रेगुलर अनुपात बोलते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 7, तो पीछे जो जगह खाली है यहां पर भी 3 को रिपीट कर दीजिएगा, यहां 4 को रिपीट कर दीजिएगा, 8, 12 और 21, 8, 12 और 21 ए बी सी का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक वस्तु के 4% और 6% लाभ पर विक्रय मूल्यों में नकद का अंतर 2 रुपए है तो विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर 4% और 6% का लाभ होता है, तो अंतर नकद में भी 2 रुपए है। तो देखिए 104 और 106 परसेंटेज में भी फर्क कितना है, 2% का, और वास्तव में भी फर्क कितना है, तो 1% का मान कितना आ गया, 1। यानी अब क्या कह रहा है, यानी कुल मिला के 1% का 1 मान है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 104 और 106 है। इनको जब 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 52 अनुपात 53, 52 अनुपात 53 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। लगातार ये 5 संख्या की बात हो रही है। 5 का अर्थ हुआ विषम, जब विषम है तो एक संख्या बीच में है वही तो आती है, तो 20, इसका मतलब 20 से 2 संख्या छोटी है और 2 संख्या क्या है, बड़ी है। तो लगातार 5 संख्याओं की, ये 19 है, ये 18 है, ये 21 है और ये क्या है, 22 है। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 22 होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, अमर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा अपने पापा की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो उसके पापा उस कार्य को अकेले में कितने दिन कर सकता है, कितने दिन में कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात की जाए अमर उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है पापा के साथ मिलकर, यानी अमर प्लस अमर के पापा, अमर प्लस अमर के पापा दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर पाते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना आया, 20, यानी 1, और यहां कितना आ गया, अमर के पापा की क्षमता 5। अब क्या कह रहे हैं आगे, क्या, तो उसके पापा अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, उसके पापा उस अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए अमर की कार्य क्षमता 1 है, अमर और पापा दोनों की कार्य क्षमता 5 है, तो मेरे को बताओ अमर के पापा की कार्य क्षमता कितनी होगी। अमर के पापा कितने दिनों में कर पाएंगे, अमर के पापा कितने दिन में कर पाएंगे। तो कुल काम तो 20 है, दोनों की कार्य क्षमता 5 है, जिसमें से अमर की 1 है, यानी अमर के पापा की कार्य क्षमता 4 है, तो 4 का भाग देंगे तो कितने दिन आएगा, 5 दिन। यानी अमर के पापा अकेले इस काम को 5 दिन में कर पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बड़ा शानदार तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इजी बहुत है, अमर 20 दिन में कर रहा है, अमर और अमर के पापा दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं।
रेशियो 20 आया। हमेशा जिस प्रकार हर क्वेश्चन को करते हैं 20 का भाग 20 में एक बार, 4 का भाग 5 बार। अब अमर की जो कार्य क्षमता वो 1 है, अमर और अमर के पापा की कार्य क्षमता 5 है। ठीक है, तो अब अमर के पापा अकेले कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो कुल काम 20 है, अमर के पापा अकेलों की कार्य क्षमता कितनी? दोनों की 5 है, अमर की 1 है, तो 5 में से 1 गया तो पापा की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 20 में 4 का भाग दिया तो 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक घर को 210 आदमी 48 दिन में बना सकते हैं, 280 उस घर को बनाने में कितना समय लगेगा? यानी सीधी सी बात है, M1D1 बटे M2 करेंगे तो D2 का मान आ जाएगा कुल कितने दिन लगेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें 7 का भाग दोगे तो 3 बार और 7 का भाग 4 बार, 4 का भाग दोगे 1 और 2, 12 तिया कितने आ गए? 36 दिन। यानी कितने दिन लगेंगे इस कार्य को करने में? कुल 36 दिन लगेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भिन्नों की जोड़ दे रखी है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन आपके सामने है, भिन्नों की जोड़ क्या है? 9 सही 1/3 माइनस 5 सही 3/4। सबसे पहले इनको साधारण भिन्न में बदल लीजिएगा। 9 त्रिक 27 ने 28, 28/3 माइनस 23/4, लसब कितना आ गया? 12। 3 का भाग दोगे तो 4 बार, 4 इंटू 28 माइनस 4 का भाग 3 बार, 3 इंटू 23। अब देखिए 4 इंटू 28 कीजिए, 8 छौक 32, हाँ चिल गई 3, 4 दू 8, 8 और 3 11 माइनस 3 3 9 6 69/12। 112 में से 69 गए, 112 में से 69 जाएंगे तो 31 और 12, 31 और 12 कितने होते हैं भाई? यानी 12 ये और 31 शेष बच गए वो। 31 और 12 की बात करें 41 और 43, यानी 43/12 क्या आया? 43/12। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36, शेष बचे 7 और 12 का दिया भाग, यानी 3 सही 7/12। ये जो लिखा है ना, ये इस प्रकार लिखा हुआ है 3 सही 7/13 नहीं आएगा 12, क्या आएगा? 12। 3 सही 7/12 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 65% उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? माना परीक्षार्थी अपने आप में 100% कुल विद्यार्थी थे, जिसमें से ये पास और ये फेल, यानी कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 65% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने होंगे? 35% होंगे। लेकिन संख्या में कितने फेल हुए हैं? 420। 420 किसके बराबर है? 35 के इंटू कुल विद्यार्थी कितने? 100। अब 7 से काट लीजिएगा, 7 का भाग 6 बार, 6 7 42 60 और 5 बार, 5 का भाग इसमें दोगे तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो गुणा कीजिए, 6 दू कितने हो गए? 12 और पीछे 2 0। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, यानी कुल विद्यार्थी रहेंगे वो कुल विद्यार्थी 12 रहेंगे। तो चलिएगा, नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। चलो रीजनिंग के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दिल्ली का कोड 33 है और बॉम्बे का कोड 52 है तो कोलकाता का कोड क्या होगा? बताओ कमेंट करके कोलकाता का कोड क्या होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, क्रमवाई करेंगे। सबसे पहले डी का क्रम क्या होगा? 4, ई का क्रम कितना होगा? 5, एल का क्रम कितना होगा? 12 और एस का क्रम 8, आई का क्रम 9। इन सब को अपन जोड़ेंगे तब 38। ठीक है, अब 38 में से 1 2 3 4 5, पहले क्वेश्चन को करते हैं। 5 को घटा रखा है तब आ रखा है 33। वैसे के वैसे अगला और करते हैं कि अपना उत्तर सटीक होता है या नहीं होता है। बी को लिखा है 2, ओ को 15,
m को 13, b को 2, a को 1 और y को 25। इनका कुल यदि आप जोड़ करोगे तब कितना होगा? 58। वापस 1 2 3 4 5 और 6 -6 करते हैं तब पीछे कितने रहते हैं? 52। अभी तक ये सही बैठ रहा है। तो अगले ही क्रम को वापस k को कितना लिखेंगे? 11, o को 15, l का क्रम 12 और k का क्रम 11, a का 1, t का 20 और a का 1। इन सभी की आप जोड़ करोगे तब 71 आएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 -7 करते हैं, उत्तर क्या आएगा? 66। जिस ऑप्शन में 66 दिख रहा है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार आम एक फल है से संबंधित है, उसी प्रकार स्मारक से कौन संबंधित होगा? ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप ऑप्शन वार देखें। सीधी सी बात है, मकबरा एक स्मारक है, लाल किला भी एक स्मारक है और स्तंभ भी स्मारक है, लेकिन ये तीनों के तीनों एक अवशेष है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिशा से संबंधित चलने वाला क्वेश्चन। आप इनमें सबसे पहले दर्शाइए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सीधी सी बात है, डायग्राम बनाए। नंदिनी अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। ये नंदिनी 10 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर बाएं मुड़ के, अब इसका बायां मुड़ के 25 मीटर और चली, फिर बाएं मुड़ के 40 मीटर और चली। माना कि ये 10 चली हुई है, 40 तो और आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद वापस, अब बायां नहीं बोला है, दाएं मुड़ के, अब इसका दाएं मुड़ के 5 मीटर चली, चलकर स्कूल पहुंच जाती है। ये स्कूल, उसके घर से किस दिशा में होगा? सीधी सी बात है, दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक महिला का परिचय करवाते हुए एक आदमी, महिला, ये आदमी कहता है उसका पति, किसका? इस महिला का पति मेरी मां, यानी किसके? इस आदमी की मां का इकलौता पुत्र है। कौन? ये पति। अब सीधी सी बात, इस मां का इकलौता पति अब उस आदमी से क्या संबंधित है? उस महिला का उस आदमी से कैसे संबंधित है? सीधी सी बात है, इस आदमी की, क्योंकि ये मां का इकलौता पुत्र है, ये महिला उसकी पत्नी होगी। ए ऑप्शन राइट होगा। आप समझ गए होंगे। आप खुद हो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पति मेरी मां का इकलौता पुत्र, अपनी मां के इकलौते पुत्र आप होंगे, तो फिर आपकी पत्नी होगी ना, सीधी सी बात है। अगला एक क्रम दे रखा है, किस प्रकार क्रम ठीक ठीक सटीक बैठेगा। आप सबसे पहले इस क्वेश्चनों को अपने ऑप्शन वहां समझे। पहला ऑप्शन ए दे रखा है, ठीक है, आप सेट कीजिए। ए होगा नहीं, सीधी सी बात है। यहां 4 है और यहां 5 दे रखा है, पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन फिर से दे रखा है, दूसरे ऑप्शन को सेट करो आप। ए फिर बी, फिर ए, फिर ए, ठीक है।
अब इसको आप पढ़ोगे ए बी ए, ठीक है, एक जोड़ा बन गया। फिर ए बी ए दूसरा जोड़ा बन गया। फिर ए बी ए तीसरा जोड़ा बन गया। और ए बी ए बिल्कुल सटीक क्रमवार बैठ रहा है और परफेक्ट 3-3 का जोड़ा बन रहा है। इसका राइट आंसर बी होगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये थे आपके सामने 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद, शुभकामनाएं, वंदे मातरम।